आईपी के नंबर पे जो कि बेटर हो रहा है, लास्ट 3 महीने से हम देख रहे हैं कि आईपी मंथ ऑफ मंथ बेटर रिपोर्ट कर रही है। हम्म। एंड रिटेल इन्फ्लेशन हम्म। जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, जो कि लास्ट 3 महीने में ये ट्रेंड बड़ा कमाल का है कि इन्फ्लेशन नीचे की तरफ, आईपी का डेटा पॉजिटिवली ऊपर की तरफ। विच मीन्स कि नेक्स्ट मंथ की जो रेट कट की पॉसिबिलिटी बन रही है और एक 25 बेसिस पॉइंट की आरबीआई की मीट है अगले महीने, तो वहां पे ये एक मुझे पॉजिटिव लग रहा है। सो ये ग्रीन शूट की पॉसिबिलिटी दिख रही है। दूसरी बात, जैसे कि आपने कहा कि भाई अब एफआई की रफ्तार कम हो रही है, तो क्या हम समझ लें कि करेक्शन और हो गया है? मैंने पहले भी कई बार इस शो पे चर्चा की है कि हम एफआई को बार बार ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि उनकी सेलिंग जो अभी से नहीं बहुत समय से चली आ रही है। ये सिर्फ ये हुआ है कि लास्ट कुछ महीनों में उनकी सेलिंग जो है वो थोड़ी ज्यादा स्टीप हो गई, और करेंसी जो हमारा क्योंकि वीक हो गया, तो फ्रेश बाइंग नहीं हो रही है, वैल्यूएशन कंसर्न थे ही, और उसको लेके मार्केट ने एक थोड़ा सा लंप दिखा दिया, वन साइडेड लंप दिखा दिया, एक वन साइड करेक्शन दिखा दी, जिसकी वजह से सब जो है कंसर्न हो रहे हैं। बट पॉजिटिविटी ये लेने की जरूरत है कि अब जाके जो मैं एटलीस्ट अब फील कर पा रहा हूं कि मार्केट अब एक रीजनेबल जोन में आया है। निफ्टी की आप 10 साल की एवरेज ले लेंगे तो 18 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग की मल्टीपल पे ट्रेड हुआ हुआ इंडेक्स हमारा अभी आपके शो पे दिख रहा है, फ्लैश हो रहा है 19.97 कुछ आ रहा है। सो हम ज्यादा कोई दूर नहीं रहे। ये पीक लेवल पे 24-25 चला गया था, जो सस्टेनेबल नहीं था, और पहले भी बहुत बार ये चर्चा हो चुकी है। 2008 के टाइम पे भी आप देखोगे तो कुछ वैसा प्रेसिडेंट था। तो घबराने वाली बात ज्यादा नहीं है। करेक्शन खत्म हो गया ये बोलना मुश्किल है, मगर अब यहां से अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की कोई भी अगर बात करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि अब यहां से अगर आप थोड़ा 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 करके इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपके पैसे बनेंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और ऑफ कोर्स आपको थोड़े तो सिलेक्शन पे तो गौर करना ही पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते आप कुछ भी लेंगे। आप देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो सामने सामने लास्ट 4 महीने की दिख रही है, कि कैसे आऊंगा ये उस फिफ्टी पे फिफ्टी उस पे परसेंट मैं में आऊंगा आपके डिवाइडेड हो पास। रखा है। हाँ, तो उस पे मैं आऊंगा आगे चल करके। मैं अरुण मल्होत्रा साहब, बीच में उनके ऑडियो में दिक्कत आ गई थी, फिर से जुड़ गए। अरुण मल्होत्रा साहब, आपने सुना हमारे दोनों मेहमानों का, हालांकि मेरे लेंस ने जो दूसरा ग्रीन शूट के इंडिकेटर पकड़ा था वो कुछ कुछ इंडिकेशन अभिषेक अग्रवाल साहब ने दे दिए। मैं पी बहुत बार सुन रहा था आप ही लोगों से कि पी हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा महंगा बाजार है जी। एक समय पीक में ये जो है 23.61 होता था, अब ये घट करके 19.97 तक पहुंच गया है। तो ये पी का गिरना भी आप मानते हैं कि अब हो गया गिरावट, अब इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना अब नहीं दिख रही है? अरुण जी। अब मैं बिल्कुल सहमत हूँ दोनों स्पीकर से। अब ज्यादा यहाँ से गिरावट की संभावना नहीं है। अपना एक तो वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल आ गए हैं, पी नीचे आ गया है। इंडेक्स का अगर आप लार्ज कैप देखेंगे तो फॉरवर्ड मल्टीपल पे कहीं 18 है, विच इज वेरी रीजनेबल। दूसरा क्या है, जो एफआईआई की होल्डिंग है वो 10 साल की लोएस्ट पे है इस वक्त। 15.5% प्रतिशत के करीब है। इतनी तो 10 साल में, जबकि हमारा कंट्री अमृत काल की तरफ बढ़ रहा है, सारा ग्रोथ पैरामीटर्स अच्छे हैं, मैक्रो बहुत स्ट्रांग है, वहां पर एफआईआई की होल्डिंग होना सबसे लोएस्ट, ये दर्शाता है कि अब यहां से चलते हुए उनकी रफ्तार स्लो हो जाएगी। और दूसरा, उनका इनफ्लो स्टार्ट होगा। एग्जिट तो मैं बाद में मैं कहूंगा धीरे 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 दिस विल टर्न इनटू इनफ्लोज। और आपको जैसे ही ये ट्रम्प की अनसर्टेनिटी खत्म होगी, जो मिड अप्रैल एंड ऑफ अप्रैल में सबको क्लैरिटी आ जाएगी कि कितना बैक एंड फोर्थ हुआ है, उसके बाद से थिंग्स विल सेटल डाउन और वहां से मार्केट्स आपको तब, और जून, जो ये जून का जो क्वार्टर आएगा, ये भी मुझे लगता है काफी हम्म। बेहतर होगा। प्राइमरीली क्योंकि हम्म। लास्ट ईयर बेस ठीक था, नीचे था। तो मुझे लगता हम्म। है यहाँ से हम्म। मार्केट आपको ऊपर दिखेगी, और मैं सब आप सबसे सहमत हूँ कि जल्दी ही हमें हरा रंग देखने को मिलेगा। चलिए, आपको मुंह में घी शक्कर, ये होली की और ज़्यादा शुभकामनाएं आपको दूंगा। और ये लाल रंग हट गया, हरा रंग दिखना शुरू हो गया। सुनील जी, ये आप भी बार बार ये क्वार्टर 4 के रिजल्ट पे कई बार हमें बताया शो में कि वो एक काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा, और अरुण मल्होत्रा साहब भी यही कुछ कह रहे हैं कि ये एक इंडिकेटर होगा बड़ा। आप कितना होपफुल हैं? देखिए, मैं इसीलिए होपफुल हूँ मार्केट के बारे में कि ये एफआई की बात छोड़िए। एक्चुअली देखें तो ब्रॉडर मार्केट में गिरावट लार्ज कैप इंडेक्स से बहुत ज्यादा हो चुकी है। आप उसको स्टडी करें तो एफआई तो ज्यादा उधर खेलते नहीं है। तो इसलिए ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि आमतौर के निवेशक का एक्सपोजर ब्रॉडर मार्केट में होता है, खाली लार्ज कैप में नहीं होता है। और इसलिए उनके लिए पेन भी उतना ज्यादा हुआ है जिसने कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात। और वहां पे आप थोड़ी सोच समझ से इसको एनालाइज करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि लार्ज कैप में इससे ज्यादा गिरावट होना था। इतनी एफआई सेलिंग के कारण
इससे ज्यादा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, चाहे वो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर हो, पोर्टफोलियो मैनेजर हो, एआईएफ वाले हो, या बाकी के जो इंश्योरेंस कंपनीज हो और बैंक्स, ये सब हो, तो इन्होंने लार्ज कैप को खरीदा, राइट? बट वो पैसा कहां से आया उनको? वो पैसा उनको एक एसआईपी बुक से 25,000 करोड़ हर महीने तो आते रहे थे, मगर उन्होंने अपने मिड एंड स्मॉल कैप हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करके वो लार्ज कैप खरीदने की कोशिश की। फिर भी क्योंकि फ्लोटिंग स्टॉक लार्ज कैप में बहुत है और मिड एंड स्मॉल कैप में कम है, वो 1:1 बाइंग करने के बाद भी आपको लार्ज मिड स्मॉल तीनों में करेक्शन आए। तो यानी कि मेरी ये सोच है कि डोमेस्टिक फंड में, और दूसरे आंकड़े में बताता हूं आपको कि पिछले महीने की एंड की देख लीजिए, करीबन 2.5 लाख करोड़ कैश म्यूचुअल फंड मैनेजर एयूएम, अपने जो एसेट्स अंडर मैनेजर इक्विटी स्कीम के है, उसमें 2.5 लाख करोड़ कैश पड़ा है, जो सितंबर परसेंटेज टर्म्स में देखे सितंबर में ये 3% ऑफ द बुक था, अब ये 5.2% ऑफ द बुक में बढ़ गया, यानी 2% उन्होंने अपने कैश बैलेंस को और भी बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? वही मैं कह रहा हूं, उन्होंने मिड एंड स्मॉल कैप में जहां पे बहुत तेजी से स्टॉक्स बढ़ गए थे, उधर उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, और फ्रेश को वो, चाहे वो थोड़ी बहुत लार्ज कैप जहां पे क्लैरिटी दिख रही है उसको खरीदा, और बाकी उन्होंने कैश में रखा है। तो मेरी उम्मीद जो आ रही है कि हरा निशान आ जाएगा, वो ये है कि डोमेस्टिक्स अपना पैसा गिने चुने मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, जहां पे उनको अर्निंग्स की एक कंसिस्टेंसी और गाइडेंस की आउटलुक दिख रही है, वहां खरीदारी करेंगे, क्योंकि कैश तो हाथ में पड़ा है। तो एफआईएस की इंतजार के लिए जरूरत नहीं है। अगर डोमेस्टिक फंड मैनेजर अपना वापिस कैश बैलेंस को 5.2 से 3 लेके गए, तो मार्केट इजीली आपको हरे निशान की ओर दौड़ सकता है। तो इसलिए मैं उम्मीद रख रहा हूं कि पैसा यहाँ पे है, उनको खरीदने के लिए इनफ रीजंस। अब रीसेंट आईएपी और इन्फ्लेशन डेटा, आरबीआई की पोटेंशियल रेट कट और अप्रैल से अर्निंग सीजन, ये सब अगर अच्छे निकले, तो डेफिनेटली आपको डोमेस्टिक बाइंग के कारण ही मार्केट में हरा निशान वापस शुरू हो सकता है। आपने जो बात कही उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे मेरे मन में सवाल पैदा कर रहा है वो ये कि आप कह रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप से पैसा निकाला इन लोगों ने, जहां अच्छा आउटलुक दिख रहा था लार्ज कैप में, वहां पैसा लगा दिया। मिड कैप स्मॉल कैप के वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा थे, अब वो कम हुए हैं। तो अभिषेक अग्रवाल साहब, तो अब ये कम हुए हैं, तो ये माना जाए कि आने वाले दिनों में वापस से मिड कैप स्मॉल कैप में जहां से पैसा निकाला था, जब चूंकि वैल्यूएशन कम हो गए, तो वहां वापस से पैसा इनफ्लो शुरू होगा, कि लोग अब इतने डर गए हैं कि उस लिहाज से उतनी तेज पैसा नहीं डालेंगे वहां पे? नहीं, मुझे लग रहा है कि आप देखोगे नए इन्फ्लुएंस वहां पे आएंगे, क्योंकि एक पैसे बनाने का एक रूल है कि जहां पैसे बनते हैं वहीं पैसे डाले जाते हैं। ऑफ कोर्स जब आप मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो, तो वॉलेटिलिटी एक ऐसी चीज है जिससे आपको समझना पड़ेगा कि मेन इंडेक्स जो निफ्टी 50 हम कहते हैं, उससे ज्यादा ही वॉलेटाइल आपका इंडेक्स मिड एंड स्मॉल कैप रहेगा। और हमने देखा भी है कि किस तरह से मिड एंड स्मॉल कैप जो है वो जरूर से ज्यादा करेक्टेड है, या जितना इंडेक्स करेक्ट नहीं हुआ उससे ज्यादा तो वहां पे करेक्शन हो गई। सो कैचअप तो आएगा, कैचअप आएगा। एंड वो कैचअप में ऐसा नहीं कि मिड एंड स्मॉल कैप में क्वालिटी स्टॉक्स नहीं है, बिल्कुल है। एंड ये बस एक टेम्पररी आप बोल सकते हैं ब्लिप है, जहाँ पे एक इन्हें जहाँ रेगुलरली एक इन्वेस्टमेंट हो रहा था, वहां पे एक बार के लिए हॉल्ट हो गया है। एंड राइट प्राइस को लेके शायद अब एक वर्क ऑफ इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं कि हमें थोड़ी ज्यादा बेटर वैल्यू मिलेगी तब हम आएंगे। वरना जैसे कि अभी सुनील जी बता रहे थे, इतना बड़ा कैश पोजीशन है। अभी लास्ट मंथ की नेट इनफ्लो खाली 25,000 करोड़ की रही है डीआई की। तो वी हैव द मनी, मार्केट को सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट देने के लिए पैसे हैं, मगर सपोर्ट आ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि वैल्यूएशन को कहीं ना कहीं तो रीजनेबल होने की जरूरत है, और जो हो भी रहा है। तो कुछ खराब नहीं है, एक हेल्दी करेक्शन एक लंबे बुल मार्केट के लिए हमेशा ही अच्छा होता है, और वही हम देख रहे हैं। वही आप देख रहे हैं। अरुण मल्होत्रा साहब, ये जो इन्होंने कहा कि अभी अब जाके धीरे धीरे वैल्यूएशन में करेक्शन आ रहा है और ये हेल्दी मार्केट के लिए अच्छा है, तो यहाँ से जब लोग पैसा डालना शुरू करेंगे, जो 5% का आंकड़ा दिया इन्होंने कैश रेशियो का, बड़ा इंपॉर्टेंट सा आंकड़ा है, वो पैसा जब डालेंगे तो कहाँ डालेंगे, कहाँ पे ये गुंजाइश आपको दिख रही है? तो मैं एक पहले आंकड़ा देना चाहूंगा कि हम हमेशा एफआईआई की सेलिंग की बात करते हैं। अक्टूबर से उन्होंने करीब $25 बिलियन का मोटा मोटी माल बेचा है, और अगर आप म्यूचुअल फंड इनफ्लोज देखें वो $22 बिलियन है। तो करीब आमने सामने दोनों बराबर से हैं। और दूसरा, जैसा कि सुनील जी ने कहा कि अभी कैश लेवल्स करीब 6-6.5% है, जो 3-3.5% हुआ करते थे।
तो यहाँ से वैल्यूएशन नीचे आ गई है, कैश लेवल्स बढ़े हुए हैं, तो कोई चारा नहीं है, म्यूचुअल फंड उसको उसको इसमें इन्वेस्ट करेंगे और अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। जहां सवाल रहा कि लार्ज कैप वर्सेस मिड एंड स्मॉल कैप, मुझे लगता है मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। अभी होता क्या है, मिड कैप स्मॉल कैप जब नीचे आती है तो लार्ज कैप में भी कोलेट्रल डैमेज तो हो ही जाता है। तो जो लार्ज कैप भी नीचे आए हैं, मे बी कम आए हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, और जहां ग्रोथ की विजिबिलिटी या सर्टेनिटी बिल्कुल पक्की है, वहां पर पहले इंक्रीमेंटल पैसा आएगा। स्मॉल मिड कैप अभी मेरे ख्याल से थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि लोगों ने जो भाव देख लिए हैं, एक बार एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर का उनका माहौल आ गया माइंड में स्मॉल और मिड कैप को लेके, तो इंक्रीमेंटल मनी लार्ज कैप से स्टार्ट होगा। और मुझे एक और लक्ष्मण जी यहाँ पॉइंट कहना चाहूंगा, ये जो हम हरा हाँ रंग हाँ देखने सब कह रहे हैं कि हरा रंग आएगा, इसमें पॉलिसी मेजर भी एक बहुत बड़ा बूस्ट है। जो इंटरेस्ट कट होंगे, इन्फ्लेशन रीजनेबल लेवल पे आ गया है, तो मॉनेटरी ईजिंग इंडिया ने भी करी है और भी करेगी, प्लस सेंट्रल बैंक एक बार जब ट्रम्प फैक्टर सेटल हो जाएगा तो ग्रोथ तो सबको चाहिए, तो ग्रोथ लाने के लिए कहीं ना कहीं आपको मॉनेटरी ईजिंग या एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बाय सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड देखेंगे। दैट्स वन। और सेकंड, इंडिया ने जो हमारे अभी बजट में पॉलिसी मेजर्स दिए हैं, सबके कंजम्पशन बूस्ट दिया है बाय लोअरिंग द टैक्सेस, आई थिंक उसका आपको कहीं ना कहीं अगले साल में जब सबकी टैक्स कंपटीशन कम हो जाएगी और हाथ में ज्यादा पैसा आ जाएगा, जब सबको दिखने लगेगा, तो आपको कहीं ना कहीं एक कंजम्पशन बूस्ट आएगा ही आएगा। और तीसरा, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बूस्ट तो आ ही रहा है। तो मुझे लगता है हरे होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं, एंड वेरी सून आपको हरा रंग दिख जाए। बेस्ट पार्ट ये है कि आपने ऐसे कई सारे फैक्टर बताए कि जो अगर सिर्फ ट्रम्प फैक्टर को छोड़ दें तो बाकी फैक्टर डोमेस्टिक फैक्टर हैं, वो संभालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो अपने हाथ में होता है। और इसकी शुरुआत बजट से हो गई, फिर आरबीआई के नए गवर्नर आए, उससे शुरुआत हो गई, और अभी कई सारे गवर्नमेंट के इंडिकेशन है, कई सारे हम लोग ऐसे रिफॉर्म मेजर करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए भी एक टेंशन रहता है अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आता है तो। सुनील सुब्रमण्यम साहब, ये हम लोग एफआई को अब डिस्काउंट करके चल रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे फिर से यही है कि अगर आप दुनिया भर के बाजार को देखें, क्योंकि आपने एक समय में आंकड़ा दिया था कि दुनिया भर के बाजारों में भारत का जो बाजार है वो दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे महंगा हो चुका है, लेकिन अब जो ताजा आंकड़े आ रहे हैं तो वो मुझे लगता है कि दूसरे नंबर पर नहीं, पांचवें छठे नंबर पर चला गया है। तो अब तो एफआईज को लग रहा होगा ठीक है, जब अपने काम लायक वहां बन गया माहौल, अब चला जाए वापस, घर वापसी किया, घर वापसी तो नहीं, विदेश वापसी किया जाए। नहीं, सी बात यह है कि जो भी पैसा अमेरिका से बाहर निकलेगा उसमें इंडिया का हक बनता है और हमको शेयर मिलेगा। प्रॉब्लम यह है कि आज एफआईआई अमेरिका से पैसा बाहर नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि उधर उनको डेट फ्री रिटर्न 4% मिल रहा है ना, रिस्क फ्री रिटर्न गवर्नमेंट से मिल रहा है। कि प्राइवेट सेक्टर में बॉन्ड्स में निवेश किया तो और से थोड़ा मिल सकता है। तो प्रॉब्लम अभी इंडिया का नहीं है, मैं कहूंगा कि प्रॉब्लम इंडिया का ये है कि अमेरिका से एफआईएस कब बाहर एक्टिवली देखेंगे, और उसके लिए मैंने कहा डॉलर इंडेक्स एक खबर है। सेकंड, यूएस में ये ट्रम्प सेशन की बात हो रही है, अभी आपने सुना होगा, क्योंकि ट्रम्प ने कहा हाँ जी रिसेशन हो सकता है बिफोर अमेरिका मेक अगेन ग्रेट अगेन होने के बाद, सोने के पहले। तो इसीलिए अगर वो एक रिसेशन का माहौल ये टैरिफ के कारण और इस चीज के कारण आता है, तो शायद रेट कट का भी माहौल हो सकता है। अगर रेट कट का माहौल आ गया 3-4 महीने में, तो डेफिनेटली वो एफआईएस को बाहर इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित करेगा। तो मेरा मानना है कि इंडिया का रिलेटिव पोजीशन आप देखें, पहले एक बीच में आपको रोकूंगा, एक बीच में रोकूंगा सुनील जी, कि अगर यूएस में रिसेशन आता है, चूंकि ट्रम्प खुद इस चीज को स्वीकार कर चुके हैं कि रिसेशन आ सकता है जी, और कई सारे इकोनॉमिस्ट इस चीज को कह रहे हैं, अगर यूएस में रिसेशन आता है तो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है या फिर टेंशन है? तो इंडिया इकोनॉमी की बात कर रही है या इंडिया मार्केट की बात कर रहे हैं? इंडिया मार्केट की बात कर रहा हूं, इंडिया इकोनॉमी के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट्स तो ग्रो करना ही है हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि तब इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे और लिक्विडिटी भी, क्वांटिटेटिव ईजिंग भी बढ़ेगी अमेरिका को रिसेशन से वापस ग्रोथ पे लाने के लिए। वो लिक्विडिटी का खबर और लोअर इंटरेस्ट रेट की खबर इंडिया जैसे मार्केट में निवेश करने के लिए अच्छी खबर है। तो वो बात है। मगर क्या है कि इनिशियली जब रिसेशन का नंबर आता है तो एक रिस्क ऑफ ट्रेड होता है, क्योंकि मार्केट पहले से हमने रिस्क ले लिया, अभी वो रिस्क से डरे, फिर धीरे धीरे जो चीज मैंने कहा वो होकर अल्टीमेटली वो मार्केट के लिए पॉजिटिव टर्न आउट होगा।
ठीक है। अब जो मैं लेंस में जो मेरा चौथा उम्मीद का किरण दिखा था, आपके पास आऊँगा अभिषेक अग्रवाल साहब, वो दिखा था एडवांस डिक्लाइन रेशियो। मैंने 4 महीने का आंकड़ा निकाला, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च अभी का। तो मैं देख रहा हूँ कि दिसंबर में वो 1 से नीचे था, जनवरी में और ज़्यादा नीचे चला गया, फरवरी में तो और नीचे चला गया, मार्च में देख रहा हूँ अभी वो 1% से ऊपर तक का चल रहा है। मतलब एक फेवरेबल एडवांस डिक्लाइन रेशियो दिख रहा है। तो ये आप कितना इसको पॉजिटिव साइन मान के चल रहे हैं अभिषेक जी? इसमें इसमें लक्ष्मण जी हो ये रहा है कि अब जो क्वालिटी जो है ना वो डिवाइड बड़ी क्लियर दिखेगी कि नॉन क्वालिटी वर्सेस क्वालिटी, ग्रोथ वर्सेस वैल्यूएशन, हाई वर्सेस लो। तो ये जो आंकड़ा आप देख रहे हो 4 महीने से, इसका मतलब क्या है कि 4,500 स्टॉक में से 50% ऑफ दैट स्टॉक जो है वो पॉजिटिव की तरफ दिख रहे हैं और बाकी 50% नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं और वो कंटिन्यूसली हुआ। तो ट्रेंड ये कह रहा है कि अगर आपको यहाँ पे आगे प्ले करना है मार्केट में, तो क्वालिटी स्टॉक्स का पोर्टफोलियो ही आपको समझना पड़ेगा। आप ब्लाइंडली कुछ भी नहीं ले सकते। और जिन्होंने ये सोचा कि मार्केट एक तरफा जा रहा है, और सब एक तरफा जा भी रहा था, ऐसी बात नहीं है। आप कुछ भी देखते हैं, पीएसयू में आप कोई भी देख लेते हैं, रेलवे, डिफेंस, आप कोई भी सेक्टर ले लीजिए, वहां पे एक अंधाधुंध तेजी बनी हुई थी। बट अब जो ये करेक्शन आया, इसमें आप ये देख रहे हो कि नाउ दिस इज गोइंग टू डिवाइड मैन वर्सेस बॉयज वेरी क्लियरली। एंड अब यहां से जब हम नई तेजी देखेंगे मार्केट में, तो ये बेनिफिट रहेगा एज अ निवेशक को कि अगर आपने एक अच्छी क्वालिटी का पोर्टफोलियो खुद बनाया है या ऐसे अच्छे फंड्स में डाला हुआ है, तो आपको रिजल्ट जो है वो अच्छे मिलेंगे। तो मार्केट में और कुछ हो नहीं रहा, जो हमेशा होता आया है वही हो रहा है। वीड और शाफ्ट को डिवाइड किया जाता है और वही हो रहा है। बिल्कुल। अरुण मल्होत्रा साहब, एक क्वालिटी स्टॉक की बात अभिषेक अग्रवाल साहब ने काफ़ी जोर देकर कहा कि जो अच्छे हो रहे हैं वो थोड़े से क्वालिटी स्टॉक है। मैं बड़ा बेसिक सा सवाल पूछता हूं कि अगर कोई शख्स खुद लैपटॉप पे बैठ जाए और लैपटॉप पे बैठ के देखना शुरू करे कि भाई मुझे आज क्वालिटी स्टॉक छांटने हैं, तो वो पैमाना क्या क्या उसको रखना चाहिए? बजाय इसके गवर्नमेंट की पॉलिसी को छोड़ दीजिए, ग्लोबल एनवायरनमेंट को छोड़ दीजिए, वो सिर्फ बाकी फार्मूले के आधार पर, जिसको क्वांटिटेटिव फार्मूला कह सकते हैं, उससे छांटना चाहे तो क्या देखना चाहिए? और एक सवाल और इसी के साथ कि आपको ये कहाँ दिख रहा है, सेक्टर वाइज ज़्यादा बेहतर होगा बताना आपके लिए। देखिए, ये थियोरेटिकल सवाल है, आपको इजी मिल जाएगा बुक्स में भी, बट हमारा एक्सपीरियंस जो है ना वो दो नहीं, कपल ऑफ थिंग्स एक्सपीरियंस है। के आधार बताइए। थ्योरेटिकल तो बहुत लोग एक्सपीरियंस गूगल का करके पढ़ लेंगे, एक्सपीरियंस के आधार बताइए। एक्सपीरियंस का हमारा ये कहता है कि सबसे पहले हम देखते हैं बिजनेस का प्रोफाइल। बिजनेस में कोई इकोनॉमिक मोट है कि नहीं है, कोई यूनिकनेस है कि नहीं है, कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि नहीं है। दैट इज नंबर वन। कोई इकोनॉमिक मोट होना चाहिए जिससे उसकी कंपिटिटिव पोजीशन हमेशा स्ट्रांग रहेगी। दैट इज नंबर वन। सेकंड, कैपेबल एंड एबल मैनेजमेंट। क्या उसके पास ऐसी मैनेजमेंट है जो अच्छे बिजनेस को अच्छी तरह रन कर सकती है या अच्छे बिजनेस को मेस बना के खराब कर सकती है? और अच्छी मैनेजमेंट होगी तो वो जो एवरेज बिजनेस है उसको भी एक सुपरस्टार बना देगी। तीसरा, कैपिटल एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, या बैलेंस शीट, कि आदमी डेट इक्विटी का मिक्स कैसे लेके अपनी एक मशीन होती है साहब, रिटर्न ऑन इक्विटी, कि वो अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कैसे ज्यादा निकाल रहा है। रिटर्न कैसे ऑन ज्यादा इक्विटी निकाले, ये आपने बड़ा सा, रिटर्न ऑन इक्विटी एक बड़ा सवाल है, ये बड़ा मुद्दा है जो हर बार मैं आप लोगों के मुंह से सुनता ही रहता हूं, आप लोग कई बार सजेस्ट करते रहते हैं। सुनील सुब्रमण्यम साहब, ये जो फार्मूला बताया, मोटा मोटी आप लोग यही फार्मूला अपनाते होंगे या फिर आप कुछ और चश्मे से देखते हैं? ये जो है टेक्स्ट बुक है और एक्सपीरियंस है, यही दोनों मिलाकर उन्होंने सही कहा, यही देखते हैं। मगर मैं अल्टीमेटली ये सब बॉइल डाउन करके एक ही चीज के ऊपर मैं फोकस करूंगा कि क्या है, मार्केट को जो चीज पसंद नहीं है वो अनसर्टेनिटी है, और क्वालिटी होता है जो सर्टेनिटी दिलवाता है। यानी वो एक कंपनी की ग्रोथ में वो कहते हैं कि इतना होगा, कंसिस्टेंटली वो डिलीवर करते हैं ना, वही होती है क्वालिटी। ओके। और पिछले साल में बिफोर दिस करेक्शन, ये सितंबर से करेक्शन हुआ, उससे पहले आप देखिए तो मार्केट मोमेंटम को फेवर कर रही थी, क्वालिटी को नहीं। क्यों? क्योंकि मोमेंटम में क्या होता है कि अर्निंग्स ग्रोथ से बेहतर वो स्टॉक प्राइस बढ़ रहा था, क्योंकि हवा ऐसी चल रही थी। अब वो हवा निकल गया। अब जब फोकस बैक ऑन क्वालिटी कह रहे हैं, बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो ईपीएस ग्रोथ कंपनी प्रोजेक्ट करती है और डिलीवर करती है, पास्ट में देखना चाहिए, तब उसकी शेयर प्राइस भी उसी रेट पे बढ़ेगी। ये कॉन्फिडेंस होता है, वही होता है क्वालिटी। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं।
नहीं, इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा और एक्शनेबल पॉइंट की बात करें तो अभी के बाजार के मौजूदा हालात में कुछ सेक्टर, अभिषेक अग्रवाल साहब, जो आपको लगता है कि वाकई वहाँ पे क्वालिटी स्टॉक्स ज़्यादा मिल पाएंगे। और मैं देख रहा था एडलवाइस के एक रिपोर्ट जिसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर सर्विस, कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी जैसे सेक्टर पर खास फोकस कर रहे थे। आप लोग का असेसमेंट क्या कहता है? देखिए, क्वालिटी की जब आप बात कर रहे हैं तो ये कोई पर से ऐसा नहीं है कि ये एक्स सेक्टर में ही आपको मिलेगा। हर सेक्टर के अंदर हाँ। में आप देखोगे तो आपको लीडर्स मिलते हैं उस मार्केट के, प्लस उसमें और भी आपको प्लेयर्स मिलेंगे। एंड उस तरह से अगर आप देखोगे बास्केट में, तो ये एक्चुअली, अगर ऑनेस्टली आप मुझे कहेंगे लक्ष्मण जी, तो डिफिकल्टी जो है ना, वो क्वालिटी स्टॉक्स को ढूंढने की नहीं है, बल्कि हम में से सबको मालूम है कि क्वालिटी स्टॉक्स कहाँ है। प्रॉब्लम है लेने की, वो डिसिप्लिन नहीं आता है, क्योंकि हमें हमेशा ये लगता है कि क्वालिटी स्टॉक लेंगे ना तो वहां पे ज्यादा पैसे नहीं बनेंगे। आप क्या बनाओगे एशियन पेंट्स में, एसडीएफसी में, या फिर आईटीसी में, या हिंदुस्तान लीवर में, और ऐसे और 50 नाम। तो हमेशा ये लगता है कि नहीं, मैं कुछ ऐसा स्टॉक लेता हूँ जो मुझे एक साल में डबल कर दे। तो ये जो ग्रीड है ना, ग्रीड ही वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमें क्वालिटी पोर्टफोलियो बनाने में या उसे मेंटेन करने में। और जब तेजी का मार्केट आता है ना, तो वहां पे क्वालिटी स्टॉक्स निकलना शुरू हो जाते हैं और कचरा भर जाता है। और फिर जब ऐसा करेक्शन आता है तो वापस हम लोग फंडामेंटल बेसिक्स में चले जाते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई आपको सेक्टर ढूंढने की जरूरत है इन सारे क्वालिटी स्टॉक के ढूंढने लेकिन में। लेकिन ये जो ग्रिड आपको बस ग्रिड एक की बात डिसिप्लिन आपने चाहिए। कही ना, अभिषेक साहब, जो आपने ग्रिड की बात की ना, दरअसल अब तो वो ग्रिड और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों ने देख रखा है कि हमारा शेयर तो जो लेते थे और 6 महीने में डबल हो जाते थे, अब तो गिर गया नीचे, तो फिर से वापस तो जाएगा ही जाएगा। अरुण मल्होत्रा साहब, आपके पास लोग आते हैं कि नहीं ऐसे पूछने वाले कि इतना तो गिर गया जी, अब वापस से जाएगा क्या हमारा शेयर 2-3 महीने पुराने स्तर पे? में ये होता है आजकल, जो क्वालिटी जिसके पास स्टॉक है वो जब नीचे आता है तो वो और खरीदता है। बट अगर किसी टिप पे अच्छा। या कोई कंपनी बेकार सी खरीदी हुई है और जब नीचे 40%, 50%, 60% आ गई, तो सबसे बढ़िया होता है उसको हाँ, ये नहीं पता अब इसको और खरीदूं या इसको बेचूं। तो अच्छा। इसलिए हमेशा क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। और मुझे लगता है एक फैक्टर और रह गया, रेट ऑफ हम्म। चेंज। जैसा अभिषेक जी ने लार्ज हम्म। कैप कंपनीज करी, कहीं कहीं कंपनी जैसे हिंदुस्तान लीवर है, क्वालिटी है, सारे पैरामीटर्स पे टिक होंगी, बट 5 साल से हम्म। उनमें कोई रिटर्न नहीं है, बिकॉज रेट ऑफ चेंज, प्रॉफिटेबिलिटी वहां पर फ्लैटिश है। आप देखेंगे हम्म। प्रॉफिट फ्लैट है। तो ऐसी कंपनीज में एक रेट ऑफ चेंज जरूर देखना चाहिए कि आपका पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव मोमेंटम अर्निंग्स में कहाँ है, और जो हम्म। स्टॉक प्राइस होगा दैट विल ऑलवेज फॉलो दी अर्निंग्स रेट ऑफ चेंज। बाकी ये आपने आपने सेक्टर्स सही की कहा। बात करी। हाँ जी, सेक्टर्स की हाँ, बात बोलिए। हाँ, करी। बोलिए प्रेम। मुझे लगता है दो चीजें देखनी चाहिए। आप कोई भी हम्म। रेवेन्यू को अगर आप सेग्रीगेट करेंगे तो एक होता है प्राइस और एक होता है वॉल्यूम। भाई कितना बिक रहा है माल और किस प्राइस पे बिक रहा है। अगर किस सेक्टर में दोनों चीजें बढ़ रही हैं वो बेस्ट सेक्टर है, किसी चीज में एक चीज बढ़ रही है जिसकी आपकी सर्टेनिटी है वो बेटर है। तो मुझे लगता है टेलीकॉम, टेलीकॉम का यूसेज, डेटा सेंटर, टेलीकॉम से जितने भी एंसिलरी चीजें हैं, कितने डेटा सेंटर आ रहे हैं, सबका डेटा यूसेज आ रहा है, एक वो सेक्टर है। दूसरा आईटी में, जबकि जो भी यूएस में हो रहा है, H1 पे आएगा, कहीं ना कहीं प्रेशर आएगा, मुझे लगता है आईटी इज एन एनेबलर। एआई का काफी हाइप क्रिएट हुआ है, एआई जॉब्स नहीं लेगा, ये सर्विसेज कंपनी ऑलरेडी डाइवर्सिफाई कर चुके हैं। तो एक आईटी ऐसा सेक्टर है जो 2-3 साल से सबड्यूट था, जहां नंबर ऑफ डील्स और साइज ऑफ डील्स लिमिटेड था। मुझे लगता है वहां पे प्राइसिंग भी इंक्रीज होगी और नंबर ऑफ डील्स विच इज वॉल्यूम वो भी इंक्रीज होगा। और तीसरा एक ऑल टाइम फेवरेट सेक्टर होता है बैंकिंग। मुझे लगता है बैंकिंग विल डू वेल। एंड पॉलिसी में भी देखें तो कहीं ना कहीं ईजिंग, लिक्विडिटी ईज करनी शुरू कर दी आरबीआई ने। दीज आर अर्ली साइंस दैट दिस सेक्टर विल एक्चुअली डू वेल इन द फ्यूचर। हालांकि बैंकिंग की आपने बात की तो सुनील सुब्रमण्यम साहब खुश हो रहे होंगे, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से ये बैंकिंग की वकालत कर रहे थे हमारे शो में आकर के। लेकिन आईटी की जो बात आपने की ना, उस पर लोगों की राय अलग अलग रहती है, और एक आम दर्शक होने के नाते कई बार लगता है कि वाकई आईटी में वो फ्यूचर है क्या, क्योंकि एआई सबसे बड़ा कंसर्न है, उधर से ट्रम्प साहब एक दूसरे बड़े कंसर्न है। इस पर मैं चर्चा करूँगा, आप लोगों से राय लूँगा इस पर, लेकिन अभी फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, फिर आगे चर्चा करूंगा इस मुद्दे पर।